So very good morning children. So welcome back to our next video of chapter 6 10 science. So video the number 3 or part 3. So in this the first topic that we are going to learn is blood vessels and blood. So in the last video we have learned about transportation in human beings and respiration in human beings, and now in transportation in human beings we discussed about double circulation and with diagram, and then now we are going to deal with what we have already learned in the smaller classes, that is blood vessels and constituents of blood. So we have three types of blood vessels here, mainly arteries, veins and capillaries. So arteries carry oxygenated blood and veins mainly carry deoxygenated blood, or more clearly arteries, in the arteries, so when we talk about pulmonary artery and pulmonary vein, that is a different case, but in the arteries the blood is pumped from the ventricle. And whether it is a pulmonary artery or whether it is a normal aorta artery, either from the left or the right ventricle, the blood is pumped with pressure. So normally the pressure जो है 120 mm by 80 mm या 120 by 80 जो normal blood pressure है. And as the age increases, there is some fluctuation due to the health problems. But what is this 120 and 80? 120 is actually when the ventricle contracts, because the ventricle only pumps the blood out, because the atrium जो ऊपर का जो दो चेम्बर होता है हार्ट का, उसमें ब्लड भरते हैं और फिर वो एक लाइट कॉन्ट्रैक्शन करके and the blood goes into the ventricle, and ventricle gives a proper pressure to the blood, and left ventricle or right ventricle pumps it into the lungs, and the left ventricle pumps it into the body parts. So from the body parts it comes again back through the veins, और veins में कोई pressure से blood flow नहीं होता. जो आपका हाथों में आप बाहर जो देख सकते हैं, that is your vein actually, और उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो फिर वो vein जो है वो गायब हो जाती है, क्योंकि वहां प्रेशर से ब्लड फ्लो नहीं होता. लेकिन जो कैपिलरी है वो आपकी मसल, आपकी जो बॉडी कैविटी में होता है, अंदर होता है, वो बाहर नहीं दिखता. और आप यहाँ पर अगर आपकी हथेली के थोड़ा सा नीचे अगर आप प्रेस करके देखेंगे तो यू कैन फील द पल्स ऑफ आर्टरीज. सो दैट इज एक्चुअली आर्टरीज. लेकिन ये जो वेन आपको यहाँ पे बाहर दिखते हैं, और बड़े लोगों के हाथ में आप देख सकते हैं और वो पूरी अच्छे से दिखते हैं, और ये जो वेन जो है इसमें कोई पल्स आपको दिखाई नहीं देगा, या कोई ब्लड फ्लो ऐसे फोर्सफुली कोई ब्लड फ्लो हो रहा है ऐसे करके आप देख नहीं सकता, बिकॉज ब्लड वहां पे प्रेशर से फ्लो नहीं हो रहा, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स या इट इज कमिंग फ्रॉम द लंग्स, है ना. सो लंग्स में से जो आते हैं हार्ट की तरफ, या बॉडी पार्ट से जो हार्ट की तरफ आते हैं, जो डबल सर्कुलेशन में हमने देखा था, वो वेन्स के द्वारा आते हैं. और ये जो वेन्स जो है इट इज actually having very thin walls, और इसमें veins में thin walls इसलिए क्योंकि वहां पे प्रेशर से ब्लड फ्लो नहीं होता है, और आर्टरीज में थिक वॉल्स इसलिए क्योंकि प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है. और ये 120 और 80 का मतलब ये है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है देन द प्रेशर इज 120, और वेंट्रिकल जब रिलैक्स होता है देन द प्रेशर इज 80, है ना. सो इसको सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, एंड सिस्टोलिक इज 120 एंड डायस्टोलिक इज 80. मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने का जो प्रेशर है, वेंट्रिकल जो नीचे का जो दो चेंबर है, ऊपर का दो चेंबर में बॉडी पार्ट्स और लंग्स से भरते हैं, लेकिन नीचे के जो दो चेंबर है उसमें से पंप हो रहे ब्लड, लंग्स की तरफ पंप हो रहे राइट में से, और लेफ्ट वेंट्रिकल में से वो पंप हो रहे आपकी बॉडी पार्ट से. तो जब पंप होता है ब्लड एंड टुवर्ड्स योर बॉडी पार्ट्स और लंग्स, देन द प्रेशर इज 120 देयर. एंड जब वो पंप होने के बाद जब रिलैक्स होता है, है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 120, जब रिलैक्स होता है तो देन द प्रेशर इज लेस, इट इज 80.
सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड प्रेशर 120/80। ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है एक अडल्ट का, और इसमें हेल्थ प्रॉब्लम की इस वजह से इसमें कुछ वेरिएशंस हो सकता है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टाइप इज कैपिलरीज। तो ये जो आर्टरी और वेन को जोड़ने वाला जो सिस्टम है वो कैपिलरी है, क्योंकि आर्टरी में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वो बॉडी पार्ट्स में जाएगा, और वो बॉडी पार्ट्स में या लंग्स में व्हाटएवर इट इज, लेट्स डिस्कस ओनली जस्ट वन पॉइंट, क्योंकि जो दूसरी पॉइंट है लंग्स की बात भी वही है। सो बॉडी पार्ट्स में जाएगा, और बॉडी पार्ट्स पास में कैसे जाएगा, छोटे छोटे आर्टरी, फिर और छोटा आर्टरी, फिर लास्ट में कैपिलरीज जो 1 सेल थिक होता है, एकदम पतला होता है, कैपिलरी में जाएगा। और कैपिलरी की दीवार थोड़ा सेमी परमेबल जैसा होता है, उसमें से कुछ particle like little bit protein, and then white blood cells and some blood cells, and the sugar and a little bit fluid part, so goes outside of this capillary। और वो कैपिलरी जो है टिश्यू में एंड होता है ग्रुप ऑफ सेल्स में, और ये हर सेल में ये कैपिलरी जुड़ा हुआ नहीं है, बट एक टिश्यू में एक कैपिलरी एंड हो गया तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स वहां पर या टिश्यू में जितनी भी सेल्स है उस सेल्स की तरफ ये रिस जाता है पूरा ऐसे, है ना, और ये फैल जाता है, और उस सेल तक ये जो वाइट ब्लड का प्रोटीन्स है, ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, और शुगर के पार्टिकल है, ये सब वहां पे पहुंचते हैं, आपकी सेल्स में पहुंचते हैं, और ऑक्सीजन पहुंचते हैं सेल्स में, जिसके द्वारा फिर रेस्पिरेशन होगी, है ना, एनर्जी प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, वो भी फिर कैपिलरी से बाकी कैपिलरी से वापस रीअब्जॉर्ब होती है, और फिर वो वापस आपका वेन्स में जाता है, फिर वेन से हार्ट में आता है। सो फ्रॉम हार्ट टू आर्टरीज, आर्टरीज टू कैपिलरीज, फिर कैपिलरी से वो आपके सेल्स में जाएंगे, फिर सेल से वापस कैपिलरी में आएंगे, और then again capillary to veins and veins to heart. So this is type of circulation happening, and the similar circulation is happening in the lungs also, but lungs में फिर बॉडी पार्ट्स में नहीं जा रहा, वो डायरेक्ट कैपिलरी से एल्वियोलर सार्क में जो कैपिलरी है वो कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जा रहा है, ऑक्सीजन को लिए जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली फिर बाकी जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आपकी हार्ट में और लेफ्ट आर्टरी में आ जाएगी। सो एनीवे, सो दिस दैट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अभी हमें यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है, कैपिलरीज क्या है ना, वहां पर भी हमने डिस्कस किया था। अब ब्लड के अंदर ये जो ब्लड जो फ्लूइड है, रेड कलर का जो फ्लूइड है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ना रेड ब्लड सेल्स है, कुछ सेल्स है जिसका कोई न्यूक्लियस नहीं होता, एंड दे हैव ए पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन व्हिच कैरी विद ऑक्सीजन, एंड देन व्हाइट ब्लड सेल्स है, और ये व्हाइट ब्लड सेल्स आपको फाइटिंग मैकेनिज्म में काम आता है, मतलब इट गिव्स यू इम्यूनिटी, आपके इम्यूनिटी का कारण है, या इट फाइट अगेंस्ट द जर्म्स एंड द इन्फेक्शंस जो आपके बॉडी में होता है, तो इन प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड द प्लेटलेट्स। एंड व्हाट इज प्लेटलेट्स, एक्चुअली इट इज स्मॉल डिस्क शेप्ड सेल्स, और ये ऐसे सेल्स भी नहीं बोल सकते, ऐसा पार्ट ऑफ सेल बोल सकते हैं आप, ऐसे डिस्क शेप्ड थिंग है ये। इसका क्या हमें क्लोटिंग ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ इंजरी, जब आपकी बॉडी में कोई कट हो जाता है, ब्लड बहना शुरू हो जाती है, लेकिन पूरा ब्लड बह के जाएगा तो फिर आपकी बॉडी फेल हो जाएगा, हार्ट विल फेल एंड डेथ हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होने के लिए एक सिस्टम में ये क्लोटिंग हो जाती है, वहां पे ये सारे डिस्क शेप्ड सेल वहां पे आके जम जाती है और ब्लॉक कर देते हैं रास्ता को, जिससे क्या है और ब्लड बहता नहीं है, थोड़ा बहुत ब्लड बहता है, उसके बाद फिर और ब्लड इसलिए नहीं बहता बिकॉज this disc shaped platelets comes and sit there and sticks there as a door or block. Okay, next is plasma, और प्लाज्मा तो एक लिक्विड है जिस लिक्विड मीडियम में ये रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स वगैरह तैरते हैं, it is there, and then also it contains fat, it contains proteins, it contains sugar, it contains salt, so that is that's all about this blood. And then as I told you, ये जो कैपिलरी की जो बात हो रही है, और कैपिलरी जो है और जो ब्लड कैपिलरी में आके रुक जाते हैं ऐसा बोल सकते हैं, और कैपिलरी के वॉल्स जो है वो सेमी परमेबल है, वहां से कुछ पार्टिकल बाहर निकलते हैं, और वो पार्टिकल जो बाहर निकलते हैं उसको हम टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे।
क्योंकि हर एक सेल से कौन कनेक्टेड नहीं है, कैपिलरी कनेक्ट नहीं है, सिर्फ टिश्यू से कनेक्टेड है। अब टिश्यू में हो सकता है कि 1 लाख सेल हो या 2 लाख सेल हो, व्हाटएवर इट इज, ग्रुप ऑफ सेल्स है, और हर सेल में ये जो शुगर का पार्टिकल है, ऑक्सीजन है, जो नेसेसरी चीज जो ब्लड में से वहां पे कैसे पहुंचेगी, एक फ्लूइड के द्वारा पहुंचेगी, उस फ्लूइड को हम लिम्फ बोलते हैं। तो इसके बारे में कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन एक्चुअली है, देयर इज अ लिम्फेटिक सिस्टम इन योर बॉडी, लेकिन उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी आपको क्लास 10 में एनसीईआरटी में नहीं है। तो ये इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं, वो ये है कि जो टिश्यू फ्लूइड है, ये लिम्फ जो है, इसके अंदर मतलब ये कैपिलरी से है ना, कैपिलरी जहां पे एंड होता है, कैपिलरी का जो दीवार है, दीवार में से कुछ फ्लूइड बाहर निकल रहा है, दैट इज अ टिश्यू फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। इसके अंदर प्लाज्मा है, थोड़ा बहुत प्रोटीन है, ब्लड सेल्स है, और कलर, इट इज कलरलेस। इसके ये इसके जो कलर है रेड नहीं है, इट इज with less protein actually। तो इसके अंदर ज्यादा प्रोटीन नहीं है। और इसका अगर फंक्शन में बताऊं, मेन फंक्शन जो अभी हमने सीखा वो ये है कि कैपिलरी इसमें से कुछ मटेरियल सेल तक जाते हैं, फिर सेल से वापस कैपिलरी तक यही लिम्फेटिक फ्लूइड जो है वही बाकी चीजों को वहां पे पहुंचाता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पहुंचाता है, और जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो है उसको पहुंचा सकते हैं। सो जो एक तरह की एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द सेल, इट टेक्स प्लेस थ्रू द लिम्फेटिक फ्लूइड, और ये इसका एक फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन जो है, इंटेस्टाइन में डायरेक्टली फैट ये लिम्फेटिक सिस्टम अब्सॉर्ब कर लेते हैं, डाइजेस्टेड फैट को लिम्फेटिक सिस्टम अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ये भी इसका एक सेकेंडरी फंक्शन है, और उसके बारे में बहुत ही डिटेल्ड में जाना पड़ेगा अगर आपको सीखना है तो, बट जस्ट आई मेंशनिंग इट हियर, दैट्स ऑल। So lymph carries digested and absorbed fat from intestine. That's one of the function. And second function is also drains the extra tissue fluid back into the vein. So artery में से जो फ्लूइड आया है, ब्लड आया है, और ब्लड के अंदर जो भी पार्टिकल आया है, तो सारे ब्लड जो है वो सेल्स में पहुंचेगा नहीं, ओनली फ्यू पार्टिकल्स विल रीच द सेल, एंड दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। और वो टिश्यू फ्लूइड को वापस वेन्स में डालने का प्रोसेस ये लिम्फेटिक सिस्टम करता है या लिम्फेटिक फ्लूइड करता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर लर्निंग इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो there are two separate system, separate pipelines, separate organs we can say, tissues we can say, two separate tissues which transport water and minerals, and also transport the proteins and other food particles. So here it is, transportation of water and minerals, and xylem is responsible for it. And there is one more thing, that is phloem, which is responsible for the transportation of proteins and sugar and other food particles. So here transportation of water and minerals from the soil to the leaves, to the stems and to the leaves. Okay, so उसके लिए 9th क्लास में आपने ऑलरेडी सीखा कि इसका एक्चुअल बनावट कैसा है, इसका डायग्राम वगैरह 9th क्लास के टेक्स्ट बुक में है, वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। सो मैंने एक छोटा सा पीपीटी भी तैयार किया है आपके लिए, तो उसके अंदर भी है ना वेसल्स और ट्रैकेट्स वगैरह प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। तो एनीवे क्लास 10 के हिसाब से आपको उसका डायग्राम वगैरह लर्न करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट इन द सिलेबस। You need to learn only the basic idea here. So even the diagram is not given in your textbook. So vessels, tracheids जो है ये रूट में भी पाए जाते हैं, स्टेम में भी पाए जाते हैं, लीव्स में भी पाए जाते हैं। तो ये सारे जो है इंटरकनेक्ट होके एक पाइपलाइन को बनाते हैं, which is actually xylem. और and they are interconnected from continuous system, and this xylem is एक mature xylem जो है, it is made up of dead cells actually. So let's go with how the water is transported from the roots to the plants. In the roots actually the cells which are in contact with the soil, they actively take up ions from the soil.
सो आयंस का सॉइल में से लेने से क्या होता है कि देयर इज अ डिफरेंस in the concentration of these ions and in the soil and in the root. So water moves to eliminate this difference. So what happens is when there is a concentration of difference in the concentration of ions, because the ions has been taken by the roots actively from the soil, and now the soil and the root there is a difference in the ions. So to eliminate this concentration difference, the water goes into the root, and this and the same thing goes on, and by this is called actually root pressure. तो ये रूट प्रेशर से, ये जो डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन आयन की वजह से जो वाटर लिया जाता है और वो रूट प्रेशर से धीरे 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 वो जाइलम के द्वारा या थ्रू द जाइलम इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. लेकिन द रूट प्रेशर अलोन कैन नॉट ट्रांसपोर्ट द वाटर टू ग्रेटर हाइट्स, है ना. पौधे तो आपको पता है कितने लंबे होते हैं, और इतना ऊपर तक पहुंचना वाटर को एक छोटा सा हल्का सा रूट प्रेशर से मुश्किल है. Even though there is a continuous system, and once the water goes into this xylem, then slowly it will get transported. But the major driving force is something called transpiration pull. क्या है transpiration? हम जानते हैं कि ये जो leaves है excess water ये स्टोमाटा के द्वारा excess water को वो बाहर फेंक सकता है या बाहर जा सकता है. सो ड्यूरिंग द डे स्टोमाटा इज ओपन एंड इट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रूज, और ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस स्टोमाटा का जरिए लेते हैं, और साथ में इवन जो वाटर है वाटर वेपर के रूप में इस एक तरह की पसीना आता है ऐसा मान लो, या वाटर वेपर के रूप में इसके जो स्टोमाटा से बाहर निकल जाती है. और जिससे क्या है कि एक ट्रांसपिरेशन पुल बन जाता है, क्योंकि यहां से पानी अगर उड़ रहा है तो फिर एक पानी को खींचने का एक पावर ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, विच इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल. सो ड्यूरिंग द डे टाइम दिस ट्रांसपिरेशन पुल इज रिस्पॉन्सिबल, दैट्स अ मेजर रिस्पॉन्सिबल थिंग फॉर पुलिंग द वाटर फ्रॉम रूट टू द लीव्स. And during the night time, the root pressure is a major cause behind pulling the water and minerals to the leaves. So the second vessel here is the transporting system in plants is phloem, which is responsible for transport of food and other substances. और ये जो ट्रांसपोर्ट करता है इसको ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि इट इज ट्रांसलोकेशन मतलब ये कुछ पार्टिकल को एक पर्टिकुलर जगह से एक दूसरा पर्टिकुलर जगह की तरफ लेके जा रहा है ना. और जहां से लेके जा रहे हैं उसको सोर्स बोलेंगे, और जहां की ओर लेके जा रहे हैं उसको सिंक बोलेंगे, है ना. फ्रॉम द सोर्स सेल टू द सिंक सेल. सो व्हाट इज या सोर्स टू सिंक. सो ये कैसे ले जाते हैं उसके लिए ये जो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स इसकी मदद करते हैं. सीव ट्यूब्स आर देयर विद सम होल्स, और उसको मदद करने के लिए कंपेनियन सेल्स भी है. So with the help of companion cells, sieve tubes transport these things या translocate these things, और ये both backward, upward और downward कोई भी डायरेक्शन में ये ऊपर नीचे, ऊपर भी ले जा सकते हैं नीचे भी ले जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब ये फूड स्टोर करते हैं तो ये डायरेक्ट रूट्स या स्टेम में स्टोर करते हैं. और जब स्प्रिंग सीजन होती है ना, सो ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन व्हाट हैपेंस, दिस शुगर स्टोर sucrose whatever this stored in the root और स्टेम इट ट्रांसलोकेटेड टू द बड्स. क्योंकि स्प्रिंग सीजन में हम जानते हैं नया नया खली यानी पौधा उगना शुरू हो जाती है या फूलना शुरू हो जाता है. सो टू द बड्स में आ जाती है, क्योंकि वहां पे ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है. और ये जो जाइलम जो है ये किस तरह इसका ऊपर नीचे का ट्रांसपोर्ट को करते हैं. और नीचे का हो सकता है ग्रेविटी के द्वारा आया हो, लेकिन फिर भी एक स्पेसिफिक लोकेशन तक ले जाना, वहां पे कुछ प्रेशर डिफरेंस पैदा करना जरूरी है. और जो प्रेशर डिफरेंस पैदा कर रहा है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस. और ये ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस पैदा करने के लिए एटीपी मॉलिक्यूल्स का यूज किया जाता है ना, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है, जो कि रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा पैदा हुआ है. सो वो मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होता है. और फॉर एग्जाम्पल सुक्रोस जो है ये ट्रांसलोकेट होता है यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी मॉलिक्यूल्स.
और ये एटीपी मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस को पैदा करते हैं सोर्स और सिंक सेल के बीच में, जिससे क्या है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऑटोमेटिकली ये जो सुक्रोज है ना, या हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ ये पार्टिकल्स, सुक्रोज का पार्टिकल्स मूव होते हैं. सो दैट इज हाउ द ट्रांसलोकेशन इज ऑब्टेन्ड. सो एक ब्रीफ आइडिया ये है कि ये जो फ्लोएम है इसके जीव ट्यूब्स और कंपेनियल सेल्स की मदद से जीव ट्यूब्स जो है ये फूड पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह की तरफ ट्रांसलोकेट करते हैं. So the process is also called translocation. So in plants we have learned xylem, which is responsible for transportation of water and minerals, and phloem, which is responsible for transportation of food particles, especially the products of photosynthesis, and also प्रोटीन भी बनता है इसमें. सो एमिनो एसिड्स बनता है. सो एमिनो एसिड्स को भी ये ट्रांसलोकेट करते हैं. Next topic that we are going to learn is excretion. For under this, first we are learning excretion in human beings. So that is a major topic under this. So excretion in human beings. और excretion का क्या मतलब होता है? Excrete का मतलब है जो waste product है उसको बाहर फेंकना. So the main waste product in your body is actually the urine. और ये urine कैसे waste product हुआ? आपकी ब्लड जो है हर एक सेल में पहुंचते हैं और उसमें आपको है ना कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को पैदा करते हैं. एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन आउट टू द लंग्स ओनली. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट विच इज टेकन आउट बाय द लंग्स ओनली. लेकिन फिर अदर एक्सक्रीशन और अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन का ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि आपके बॉडी में 200 से ज़्यादा प्रोटीन का ज़रूरत है और वो प्रोटीन बनते हैं बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर प्रोटीन बनते हैं, है ना. प्रोटीन सिंथेसिस होती है यूजिंग विद द हेल्प ऑफ एमिनो एसिड्स एंड ऑल. सो राइबोसोम्स इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड दिस ऑल थिंग्स यू हैव लर्नड इन क्लास 9. बट ये जो प्रोटीन सिंथेसिस या जिस एनाबॉलिक प्रोसेस है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस का वन ऑफ द मेन प्रोसेस है, इस प्रोटीन सिंथेसिस में जो एमिनो एसिड्स है ये नाइट्रोजन का कंपाउंड है. तो जिससे क्या है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे पैदा होता है. जब प्रोटीन बनाते हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, और वो वेस्ट जो है आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है बिकॉज इट इज टॉक्सिक, जहरीला है. तो ये जो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट है इसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है, अदरवाइज आपके बॉडी सूजन हो जाएगा, आपकी बॉडी में सूजन हो जाएंगे और यू विल फील सिक, यू विल नॉट बी एबल टू, और आपकी बॉडी धीरे धीरे टॉक्सिक जहरीला बन के आपके सेल्स और इंटरनल ऑर्गन्स फेल हो जाएगा एंड विल कॉज डेथ इफ द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आर नॉट टेकन आउट ऑफ योर बॉडी. तो उसके लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम है, वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम. इसमें मेजर रोल जो करता है वो है एक्चुअली लिवर. ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है इसको लेस हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करते हैं. सो जो ज़्यादा हार्मफुल है उसको लेस हार्मफुल करते हैं. नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को एक तरह की यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं. एंड दिस यूरिक एसिड मिला हुआ जो ब्लड है ये आर्टरी के द्वारा, यहाँ पर मैंने एक शेड करा हुआ एक ब्लड वेसल ड्रॉ किया है विच इज एक्चुअली वेना कैवा, और जो बिना शेड का है वो आर्टरी है, aorta है. सो दैट इज aorta एंड दिस इज वेना कैवा. सो ये जो aorta जो है और इस aorta के अंदर से ब्लड आते हैं और यहाँ पर ये aorta से लेफ्ट रेनल वेन है. ये रेनल वेन इज सॉरी लेफ्ट रेनल आर्टरी है, ये रेनल आर्टरी है ये. सो ये लेफ्ट रेनल आर्टरी से ब्लड जो है वो लेफ्ट किडनी में जाएंगे और राइट वेनल आर्टरी, ये राइट वेनल आर्टरी इसमें से राइट किडनी में जाएंगे. सो देयर आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स विच आर एक्चुअली कॉल्ड किडनी. और ये किडनी जो है इसके अंदर एक जो सेल है उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, है ना. और इस तरह की मिलियंस ऑफ सेल एक किडनी में पाया जाता है और हर सेल बिल्कुल एक दूसरे सेल के समान ही काम करते हैं, मतलब हर सेल एक जैसा काम करते हैं, विच इज एक्चुअली द फिल्टरिंग ऑफ
ब्लड को और यूरिक एसिड को अलग करना, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को और ब्लड को अलग करने का काम ये किडनी या इसके अंदर जो सेल्स है नेफ्रॉन्स करते हैं, है ना। और एक नेफ्रॉन जो काम करता है वही दूसरा नेफ्रॉन करता है, लेकिन अपन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड को अगर आपको फिल्टर करना है तो आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ इस तरह की नेफ्रॉन्स चाहिए। नेफ्रॉन्स का गिनती कम है तो ब्लड का जो वॉल्यूम फिल्टर हो रहा है वो कम होगी, बस दैट्स ऑल। सो इसका मतलब है कि आप एक किडनी से भी काम हो सकता है, आधा किडनी से भी काम हो सकता है, बस ये कि जो ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, दैट्स ऑल। और आप हेवी वर्क वगैरह नहीं कर पाएंगे। ओके, एनीवे, सो द 2 किडनीज आर इन आवर बॉडी एंड, और इसके बारे में डिटेल में हम थोड़ा बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मैं एक ओवरऑल बात बताता हूँ। तो ये जो वेना अओर्टा है, अओर्टा के अंदर से लेफ्ट रेनल आर्टरी और राइट रेनल आर्टरी से ये दोनों किडनीज में ब्लड एंटर होगा और उसके बाद ये फिल्टर हो जाएंगे, और फिल्टर होने के बाद जो ब्लड बच जाती है वो ये जो मैंने शेड करा है जिसको वेना क्या वो बोलता है, और उसमें ये लेफ्ट रेनल वेन और राइट वेनल वेन से वो ब्लड वापस आपकी बड़ा वेन में चला जाएगा और वेन से फिर हार्ट में चला जाएगा, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ये अभी प्योर ब्लड है क्योंकि इसमें अभी यूरिया नहीं है। सो जो यूरिया वाला ब्लड है वो आर्टरी के द्वारा आते हैं और किडनी में एंटर होता है, और किडनी से बाहर जाएंगे तो वेन के द्वारा बाहर जाएंगे और वो धीरे धीरे आपके हार्ट तक पहुंच जाएंगे। और फिर ये जो किडनी में जो यूरिक एसिड फिल्टर हो गया है, सो जो खून जो है वो एंटर से हो रहा है, ये जो आर्टरी से एंटर हो रहा है और जो वेन है उससे बाहर निकल रहा है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हम यूरिन बोल रहे हैं या यूरिक एसिड बोल रहे हैं, एंड दैट गोज थ्रू द यूरेटर। तो यहाँ पे 2 यूरेटर है, एक लेफ्ट यूरेटर है, एक राइट यूरेटर है। सो मैंने सारे लेफ्ट को यहाँ पर मार्क कर रखा है, वो चीज राइट में है। सो ये लेफ्ट यूरेटर से वो कहाँ पे जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगे, और यूरिनरी ब्लैडर इज लाइक एक थैली जैसा है। सो इट्स अ बैक लाइक स्ट्रक्चर, और उसके दीवार में जो मसल्स है जब ये फिल हो जाता है तो द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड through urethra it goes out of your body and you feel an urge to pass out the urine when it fills. So that is the overall concept of this excretion. But now we will discuss in detail about how the kidney filter. So next topic जो हम यहाँ पर लर्न करने वाले हैं वो है structure of nephron. नेफ्रॉन क्या है? इट इज अ बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनी, और इस तरह मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बना हुआ है एक्चुअली किडनी। सो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन सारे एक जैसा काम करते हैं, सिमिलर काम यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो करते हैं। और ये जो इसका प्रॉपर डायग्राम जो है ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। सो इसका मेन जो यूनिट है ये बोमांस कैप्सूल है, और ये बोमांस कैप्सूल नेफ्रॉन का जो मेन फंक्शन करने वाला यूनिट बोमांस कैप्सूल है। और ये बोमांस कैप्सूल एक कैप्सूल की तरह है जिसमें एक रेनल आर्टरी के द्वारा हमने ऑलरेडी देखा था कि एक अओर्टा है और एक वेना क्यावा है। अओर्टा से रेनल आर्टरी शुरू होती है किडनी की तरफ। सो वो किडनी में जो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन का बोमांस कैप्सूल में ये रेनल आर्टरी आता है और ये ब्लड को लेके आते हैं, और इसमें यूरिक एसिड प्रेजेंट होती है ना, और बाकी जो ब्लड में जितने भी पार्टिकल है वो भी प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर ये जो अंदर आने वाला आर्टरियोल और बाहर जाने वाला जो आर्टरी है, दोनों में रेडियस का फर्क की वजह से इसके अंदर एक प्रेशर डिफरेंस पैदा होता है और एक प्रेशर पैदा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ दिस बोमांस कैप्सूल के अंदर से कुछ फिल्टर हो जाता है, और जो फिल्टर होकर वाटर, यूरिक एसिड एंड सोल्ट एंड सम शुगर गोज इनटू द ट्यूबुलर पार्ट। और ये काफी लंबा ट्यूबुलर पार्ट इसीलिए दे रखा है क्योंकि ये ट्यूबुलर पार्ट से इसको वापस रीअब्सॉर्ब करना पड़ेगा। किसको? यूरिक एसिड को नहीं, क्योंकि यूरिक एसिड तो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको रीअब्सॉर्ब नहीं करेंगे। रीअब्सॉर्ब करेंगे अपन इसमें से रीअब्सॉर्ब करेंगे वाटर को, सोल्ट को, शुगर को हम रीअब्सॉर्ब करेंगे। तो इसको रीअब्सॉर्ब करने के लिए जो रेनल आर्टरी है वापस ट्यूबुलर पार्ट में जाते हैं, और ट्यूबुलर पार्ट से उसको रीअब्सॉर्ब करने के बाद उसको वेन से फॉर्म करते हैं। तो दिस इज एक्चुअली वेन। सो ये रेनल आर्टरी जो है ट्यूबुलर पार्ट से जब सब नेसेसरी मटेरियल को
रीअब्जॉर्ब करने के बाद वो वेन में डंप करता है, वो वेन सीधा वेना कैवा में जाता है, वेना कैवा सीधा जो क्लियर ब्लड जो है, लेकिन वो डीऑक्सीजनेटेड है, लेकिन उसमें अभी यूरिक एसिड नहीं है, वो ब्लड को वापस हार्ट में पहुंचाता है। इस तरह आपकी ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाती है, और ये जो ट्यूबुलर पार्ट में जो रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ, जैसे कि यूरिक एसिड एंड सम वाटर एंड सम सोल्ट एंड शुगर विल गो इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, और ये कलेक्टिंग डक्ट भी और मिलियंस ऑफ इस तरह की फिल्ट्रेट यूनिट्स है, और वो सारे फिल्ट्रेट यूनिट इस कलेक्टिंग डक्ट में आके कहीं ना कहीं ज्वाइन होती है, और ये कलेक्टिंग डक्ट यूरेटर में ओपन होता है, और ये यूरेटर यूरेथ्रा में ओपन होता है, जो हमने पहले वाला डायग्राम देखा था। और यूरेथ्रा जब भर जाता है, देन देयर इज यू फील एन अर्ज टू पास आउट यूरिन। सो दैट इज हाउ द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट get rid of your body, get out of your body. So इसमें अगर आप ज्यादा शुगर, आपके बॉडी में शुगर का लेवल ज्यादा हो गया, तो फिर बॉडी क्या करेगा, शुगर को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो ऑटोमेटिकली कम शुगर रीअब्जॉर्ब होगी, बाकी शुगर का जो कंटेंट आपके यूरिन में ज्यादा पाया जाएगा। इसका मतलब है कि यू हैव सम हेल्थ इश्यूज। So that's all about this structure of nephron and the basic functioning of a nephron to filter. So filter तो mainly Bowman's capsule में होता है, फिर reabsorption ये tubular part में होता है, और ये collecting duct जो है वो uric acid और water और इसके अंदर थोड़ा बहुत salt और sugar को भी उसके अंदर ले जाता है। So that is what actually the process is. And now let's talk about excretion in plants. सो प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है क्या? और एक तो हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ सकता है, इवन ऑक्सीजन को भी छोड़ सकता है थ्रू स्टोमाटा, दैट इज देयर। बट व्हाट अबाउट द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट? क्या उसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता? उसमें भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें इतना ज्यादा हैवी प्रोसेस नहीं होता, इतना ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी इसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस पैदा होता है, और उसको वो कैसे गेट रिड ऑफ करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। हम जानते हैं कि पत्तियां जो है, लीव्स जो है वो विथर एवे होती है, मतलब वो जड़ जाती है। सो जब वो जड़ते हैं तो ये प्लांट्स को ऑलरेडी पता है, उसके कलर चेंज होने लगते हैं, तो ये प्लांट्स जो है ट्रांसलोकेशन शुरू कर देते हैं, मतलब जो हार्मफुल सब्सटेंसेस को धीरे धीरे उन पत्तियों में डंप कर देते हैं जो मुरझाने वाले हैं। तो ऑटोमेटिकली जब वो पत्ती जड़ जाएंगे तो इसकी बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट या जो अननेसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट है वो डंप आउट हो जाते हैं। और दूसरा तरीका है गटेशन। और ये गटेशन क्या होता है, डिटेल में आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रहेगा, लेकिन ये है कि कुछ प्लांट्स में और उसकी जो पत्तियों की बॉर्डर में मार्जिन से थोड़ा बहुत सोल्ट या जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट इस प्लांट्स में पैदा हो रहा है, उसको पानी में वो घुल जाते हैं, और उसके पानी के द्वारा और एक बूंद बूंद के रूप में वो उसकी पत्तियों से ड्रिफ्ट होते रहते हैं, है ना, उसके मार्जिन से वो धीरे 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 ड्रिप होते रहते हैं। और इसीलिए बैनियन ट्री जैसा ट्री के नीचे लगता है, ऐसा लगता है कि है ना कोई पानी टपक रहा है, लेकिन वो पानी कहाँ से टपक रहा है, बारिश की वजह से नहीं है, वो पानी गटेशन की वजह से, मतलब इसकी जो मार्जिन से थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आ रहा है, उस पानी में क्या है, मतलब वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है और सोल्ट, और एंड दैट वाटर गोज आउट ऑफ द लीव्स। तो इस तरीके से भी या गटेशन से भी वो क्या करते हैं कि अपना वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नाउ। अब आपकी चैप्टर जो है वो पूरा हो गया है। इसमें हमने सीखा, द फर्स्ट वन वाज द न्यूट्रिशन एंड द सेकंड वन वाज रेस्पिरेशन, and we even learned about breathing, and the third one was circulation and transportation of things in our body, about heart and all, blood vessels and all, and then we learned about the last topic called excretion, especially the functioning of kidney। और ये चीज हमने ह्यूमन बींग्स में भी देखा है और कुछ प्लांट्स में भी देखा है ना। सो not all the animals, we specially focused on human beings and even we discussed about amoeba and all। so हमने human beings में देखा है और plants में देखा है ये सारे टॉपिक को। so you have to go through the video 1 or 2 times and then
try to answer the question at the back of your textbook exercise. So इस चैप्टर का एक्सरसाइज आपको करना है और वो कॉपी में लिखना है, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे तो आई विल चेक इट. और दूसरा, इसमें जो ब्लूप्रिंट्स दे रखा है इसकी भी क्वेश्चन आंसर को आपको कॉपी में लिखना है. और जितनी भी डायग्राम इस चैप्टर में मेंशन है यू हैव टू मेक इन योर फेयर कॉपी. सो क्योंकि डायग्राम बनाने का एक प्रैक्टिस होना चाहिए बिकॉज इट कम्स इन द एग्जामिनेशन. और इसका प्रॉपर जो लेबलिंग है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो लेबलिंग है वही करना है, उसके एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है लेबलिंग में. खास करके लेबलिंग हमेशा एनसीईआरटी का ही होना चाहिए. सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर एंड आई एम सेंडिंग यू फ्यू इन द स्टडी बेस आप आई विल बी सेंडिंग यू नो फ्यू पीपीटीज जो आपको मोर एक्सप्लेन करेगा इसके इस पिक्चरों के बारे में जो भी हमने लाइव प्रोसेस देखी है उसके ऊपर. And then in the next week we will be having online streaming. तो online streaming में आप लोग मुझसे डाउट पूछ सकते हैं इस चैप्टर के बारे में. सो एक चैप्टर खत्म हो गया तो इस चैप्टर के बारे में आप डाउट्स पूछ सकते हैं एंड यू कैन आस्क मी एनी डाउट pertaining to especially this chapter.